हेलो गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी में सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। और वह इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन सा होगा आज हम लोगों का? मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। हम लोग जानते हैं कि यह जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए हमें इसे अच्छे से समझना होगा। नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसके बाद रेसिस्टर एंड इट्स टाइप्स। रेसिस्टर क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, वह भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हमारा टॉपिक्स कौन कौन सा होने वाला है? मोबिलिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी, डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल एंड रेसिस्टर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग मोबिलिटी को। छोटा सा टॉपिक है। मोबिलिटी, मोबिलिटी को हम लोग म्यू ई से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन आता है मोबिलिटी है क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड is called mobility. Drift velocity per unit electric field is called mobility. पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसे ही हम लोग कहते हैं मोबिलिटी। तो हम लोग लिख सकते हैं मोबिलिटी इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो म्यू ई इक्वल्स हो जाएगा वी डी अपॉन ई। तो याद रखेंगे, अगर कोई पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय मोबिलिटी, तो कहेंगे सर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी इक्वल्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो म्यू ई इक्वल्स हो जाएगा वी डी अपॉन ई। अब वी डी का वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। क्या होता है वी डी का वैल्यू? ई अपॉन एम टॉ, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो ई ही रहेगा। ई कैंसल हो जाएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ई अपॉन एम इंटू टॉ। ठीक। अब यहां होता क्या है, तो चार्ज टू मास रेशियो यूजुअली कांस्टेंट होता है। और जब चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट होता है तो मोबिलिटी डिपेंड कर जाता है किस पर? टॉ पर। और टॉ क्या है? तो रिलैक्सेशन टाइम है। होयर टॉ के बारे में हम लोग पिछला क्लास में पढ़ चुके हैं, यह है रिलैक्सेशन टाइम। तो हम लोग कुछ नहीं किए, यहां ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी का फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे वह पुट कर दिए। ई अपॉन एम टाइम्स टॉ अपॉन ई है, ई कैंसिल, तो ई अपॉन एम टाइम्स टॉ। टॉ रिलैक्सेशन टाइम है, ई चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यह तो कांस्टेंट होगा। तो मोबिलिटी डिपेंड करेगा किस पर? टॉ पर। इसी कारण हम लोग लिखे हैं म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ। म्यू ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉ।
मोबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिलैक्सेशन टाइम का। ठीक, तो इतना हम लोग याद रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि यह जो मोबिलिटी है यह स्केलर है या वेक्टर है, इसका यूनिट क्या होगा, तो देख लेते हैं हम लोग। तो अगर कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज मोबिलिटी, तो हम लोग क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी। मोबिलिटी इज a scalar SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या होना चाहिए, तो म्यू ई इक्वल्स हम लोग जानते हैं होता है VD अपॉन ई। VD क्या है, वेलोसिटी है, यह E क्या है, तो यह है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक, तो अब VD का तो हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है, और यह जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका न्यूटन पर कूलम होता है। तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा कूलम पर न्यूटन, कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड। ठीक, तो VD जो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, और ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका न्यूटन पर कूलम होता है, फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो यह जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है इसका न्यूटन पर कूलम लेते हैं। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड। तो याद रखेंगे कि यह जो मोबिलिटी है इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड। ठीक, तो इसे नोट कर लेने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग नोट कर लिए होंगे शायद इसे। तो मोबिलिटी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिलैक्सेशन टाइम टॉ का, रिलैक्सेशन टाइम टॉ का। तो मोबिलिटी रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो मोबिलिटी स्केलर है, इसका ऐसा यूनिट हो जाता है कूलम मीटर पर न्यूटन पर सेकेंड। अब हम लोग VVI टॉपिक जो हमारा है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी, इसे पढ़ लेते हैं। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक में हम लोगों को रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसे कैसे डिराइव किया जा सकता है इस रिलेशन को। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर ले लेते हैं। यह एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं L। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वह A है। तो कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब सपोज कर लेते हैं कि यह जो कंडक्टर का यह एंड है यह पॉजिटिव एंड है और यह निगेटिव एंड है। मींस यह एंड सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और यह एंड सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है।
तो हम लोग जानते हैं कि जब ये हम लोग किसी कंडक्टर को सेल से कनेक्ट करते हैं, ठीक, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वह पॉजिटिव टर्मिनल की ओर टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ड्रिफ्ट होता है, और जिस एवरेज वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और करंट का डायरेक्शन किधर से किधर लेते हैं हम लोग, तो यह भी याद होगा कि करंट का डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यह हो गया करंट का डायरेक्शन। और जो करंट के फ्लो का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन होता है करंट डेंसिटी का भी, ठीक। तो व्हाट वी हैव डन हियर, वी हैव टेकन अ कंडक्टर of length L and area of cross section A. Now we consider that this end of the conductor is connected to the positive terminal of the cell and this end is connected to the negative terminal of the cell. That's why we have written here plus and here minus. Now we know that the free electrons inside the conductor will drift towards the positive terminal of the conductor and the average velocity with which they will drift is called drift velocity, about which we have studied earlier. This is the current and the current will flow from positive terminal to negative terminal and the current density has the same direction as that of flow of the current. तो इतना चीज तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम दैट L हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक और चीज कंसीडर करना है यहां पर, N क्या है, तो N है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है, n है। सबसे पहले वॉल्यूम इक्वल्स क्या होता है, एरिया टाइम्स लेंथ, देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर भी इक्वल्स हो जाएगा A टाइम्स L, तो V इक्वल्स AL। देयरफॉर नंबर टोटल number of free electrons in the conductor। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा वॉल्यूम टाइम्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर हम लोग बात करें कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर क्या होगा, कंडक्टर में टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो अब v वॉल्यूम में कितना होगा,
अगर यूनिट वॉल्यूम में ऐसे समझेंगे n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो v वॉल्यूम में क्या होगा, v टाइम्स n होगा कि नहीं होगा। यूनिट वॉल्यूम में n है तो v वॉल्यूम में v टाइम्स n होगा। ऐसे नहीं करते हम लोग, एक पेन का प्राइस 10 रुपीज है तो x पेन का क्या होगा, x टाइम्स 10 करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर हो जाएगा वॉल्यूम टाइम्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, तो यह हो जाएगा वॉल्यूम हो गया v टाइम्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या है, n। अब v का वैल्यू पुट कर देते हैं तो यह हो जाएगा Al टाइम्स n। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं NaL। ठीक, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्टर हो गया NaL। ठीक, नो कंफ्यूजन, आगे बढ़े। ठीक, अच्छी बात। Therefore, टोटल चार्ज Q इक्वल्स हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज Q इक्वल्स क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो Q इक्वल्स टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना है हमारे पास, NaL टाइम्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन E। तो Q इक्वल्स हो गया NeAl, यह हो गया चार्ज। कोई कंफ्यूजन नहीं यहां तक, आगे बढ़े। 9, हम लोग जानते हैं कि करेंट इक्वल्स होता है चार्ज अपॉन टाइम। नहीं जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो यहां तक नोट हो गया हम लोगों का, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अगर कंफ्यूजन होगा तो फिर हम किस लिए हैं, कमेंट करके आप लिख सकते हैं, हम सभी कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो I इक्वल्स Q अपॉन T, तो T इक्वल्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है Q अपॉन I होगा। तो T इक्वल्स Q का वैल्यू क्या पुट कर दे, पुट कर सकते हैं ना, NeAl अपॉन I। अब इसे हम लोग कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा लेंथी है, बहुत आसान। तो यह टाइम हो गया कितना, NeAl अपॉन I। हम लोगों ने कंडक्टर का लेंथ कितना लिया था, तो कंडक्टर का लेंथ लिए थे L, नहीं लिए थे, बिल्कुल लिए थे। तो कंडक्टर का लेंथ कितना था, L था। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन किधर से किधर ड्रिफ्ट होता है, फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, इधर ड्रिफ्ट होता है। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होता है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब सीधा सा बात है, अगर कोई पूछता है कि यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को जाने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं टाइम इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। तो अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा,
तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो यहां डिस्प्लेसमेंट क्या है? एल है, और वेलोसिटी क्या है? वीडी है। तो टाइम कितना लगेगा? तो एल अपॉन वीडी। ठीक। नौ टाइम टेकन by the free electrons to reach from negative end to positive end of the conductor. So now time taken by the free electrons to reach from negative end to the positive end of the conductor. तो टाइम इक्वल्स होता क्या है? हम लोग बढ़िया से पढ़े हुए हैं कि टाइम इक्वल्स होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ठीक। तो T इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट क्या? तो लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक। लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर कितना? L। और किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है? तो वह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक, तो अच्छी बात है ना। इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 का LHS तो सेम है, तो RHS तो इक्वल होगा ही होगा। तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 वी हैव। अब वी हैव को इधर ले लेते हैं। अब उधर बोर्ड पर स्पेस है नहीं, तो यहां नोट कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों का RHS को इक्वल कर देना है, क्योंकि LHS इक्वल है। L अपॉन VD इक्वल्स हो जाएगा NEAL अपॉन I। नो कंफ्यूजन। LHS इक्वल, RHS भी इक्वल। इसमें कंफ्यूजन की बात क्या है? कैंसिल। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो I इक्वल्स हो जाएगा NEAVD। देयरफॉर VD इक्वल्स हो जाएगा I अपॉन NEA। अब यह जो दोनों रिलेशन है, यह और यह किसके किसके बीच रिलेशन को स्टेब्लिश कर रहा है? तो यह जो दोनों एक्सप्रेशन है, यह स्टेब्लिश कर रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच रिलेशन। ठीक। तो यहां हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। यह हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो अगर एग्जाम में हमसे यहीं तक क्वेश्चन में पूछा जाए कि स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, तो हम लोग यहीं तक स्टेब्लिश करके छोड़ देंगे। इसका जरूरत भी पड़ेगा हमें। अभी जब हम लोग ओम्स लॉ को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव करने लगेंगे, तब हमें इस रिलेशन की जरूरत भी पड़ेगी। तो यह रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच। लेकिन हमारा टॉपिक क्या था? हमारा टॉपिक यह था कि हमें रिलेशन स्टेब्लिश करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। क्या दिक्कत है? जब यहां तक पहुंच ही गए तो इससे आगे भी पहुंच जाएंगे।
नौ, हम लोग जानते हैं कि करेंट डेंसिटी इक्वल्स होता है करेंट अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पढ़ चुके हैं करंट डेंसिटी का डिफिनेशन में। तो J इक्वल्स होता है I अपॉन ए। अब I का वैल्यू तो हमें पता है, NEAVD पुट कर देंगे, NEAVD अपॉन ए कैंसिल, तो J इक्वल्स हो गया NEVD। यही रिलेशन हो गया। इसे थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, तो VD इक्वल्स हो जाएगा J अपॉन NE। तो यही हो गया रिक्वायर्ड रिलेशन। किसके किसके बीच? तो बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी। यही रिलेशन हमें इस्टेब्लिश करना था कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करेंट डेंसिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, तो हमें यही रिलेशन इस्टेब्लिश कर देना एग्जाम में। तो यही तक लिखना है। अगर इसे हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तब क्या होगा? इन वेक्टर फॉर्म VD इक्वल्स हो जाएगा माइनस वेक्टर J अपॉन NE। यहां माइनस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है तो हम लोग माइनस लेंगे, लेकिन यह जो माइनस है यहां यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट होता है। किसका किसका? हम लोग जैसा फिगर में भी देखे हैं कि यह पॉजिटिव या नेगेटिव एंड है। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है तो करंट डेंसिटी का डायरेक्शन इधर होता है। तो यह दोनों अपोजिट वेक्टर, अपोजिट नहीं बोल सकते, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हो जाता है। कौन कौन? ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी कौन सा वेक्टर हो जाता है? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ठीक, इसी कारण यहां आता है माइनस, नेगेटिव साइन। तो हम लोग लिख लेंगे, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का डेंसिटी का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होता है। नेगेटिव साइन shows that the drift velocity and current density are एंटी पैरेलल। या एंटी पैरेलल का साइन है vectors. Here negative sign shows that the drift velocity and current density are anti-parallel vectors. Anti-parallel vector से इसी कारण यहाँ नेगेटिव। कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन। तो क्यों नहीं आगे बढ़ जाए हम लोग। बहुत आसान था। अब जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन वह तो और भी आसान है, थोड़ा लेंथी है, इसे प्रैक्टिस की जरूरत है। एक से दो बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिंदगी में भूलने का नाम नहीं लेंगे। Now we will derive Ohm's law using first principle. तो नेक्स्ट VVI टॉपिक है, क्या है? यह है डेरिवेशन ऑफ Ohm's law from the first principle. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। अब सबसे पहले
हम लोगों के मन में अगर क्वेश्चन आए कि ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ तो पढ़ा चुके हैं, याद तो होना चाहिए सबको। नहीं है याद, बिल्कुल भूल गए, ठीक है, भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, थोड़ा सा हम माइंड करवा देते हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ इज at constant temperature V directly proportional to I। तो ओम्स लॉ है एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करेंट जो होता है अप्लाइड पोटेंशियल का या अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पर। अब हमें इस रिलेशन को डिराइव करना है, मतलब कह सकते हैं कि इसे प्रूव करना है। देखते हैं कैसे प्रूव होता है। आसान है, बिल्कुल आसान। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंडक्टर लेंगे, यह एक कंडक्टर है जैसा दिख रहा है। इस कंडक्टर का लेंथ कंसीडर कर लेते हैं L। अब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया A। अब क्या करते हैं, एक सेल से इसे कनेक्ट कर देते हैं। प्लस माइनस, अगर सेल से कनेक्ट करेंगे तो सेल का कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और वह पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर कर लेते हैं भी। तो यहां भी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है सेल का। अब यह पॉजिटिव टर्मिनल है तो यह पॉजिटिव एंड होगा कंडक्टर का, यह निगेटिव एंड होगा। अब इलेक्ट्रॉन्स किधर ड्रिफ्ट करता है, निगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करता है उसे कौन सा वेलोसिटी कहते हैं, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, vd। अब जब ये हम लोग किसी कंडक्टर के दोनों एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इसके अंदर सेटअप हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एंड। तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, और यह हो गया करंट। ठीक, तो व्हाट वी हैव डन हियर, first of all we have taken a conductor of length L, area of cross section A. Now we have connected this conductor with a cell of potential difference B. This will be the positive end of the conductor, this will be the negative end of the conductor. Now there will be an electric field inside the conductor. Why? Because we have applied potential difference. That's why an electric field will be set up inside the conductor, which will have the direction from positive to negative end. The direction of flow of current will also be from positive terminal to negative terminal, and drift velocity is from negative to पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इतना समझने के बाद अब हम लोगों को बढ़ जाना चाहिए किधर, श्योरली आगे बढ़ जाना चाहिए। तो सबसे पहले यूजिंग द रिलेशन E इक्वल्स माइनस dV अपॉन dr वी गेट, इस रिलेशन का यूज करना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल्स
पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस। तो हम लोगों को याद है ना, ई क्या है यहां पर, ई है पोटेंशियल डिफरेंस और डी आर क्या है, डिस्टेंस है। तो ई इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस है कितना, या भी, और डिस्टेंस हमें यहां से यहां का लेना होगा, मींस लेंथ लेना होगा, तो एल। तो ई इक्वल्स हो गया भी अपॉन एल। नेक्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, vd इक्वल्स क्या होता है, ई अपॉन एम टाइम्स टॉ। टॉ रिलैक्सेशन टाइम है। अब ई का वैल्यू पुट कर सकते हैं यहां से, तो vd इक्वल्स हो जाएगा ई v अपॉन एल। भी यहां पोटेंशियल डिफरेंस है, याद रखेंगे, अपॉन एम टाइम्स टॉ। तो vd इक्वल्स हो गया ई वी टॉ अपॉन एम एल। ठीक, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ई का वैल्यू पुट कर दिए हम लोग v अपॉन एल, तो v अपॉन एल तो हो गया ई वी टॉ अपॉन एम एल। नो कंफ्यूजन। अब हम लोग अभी इसके पिछला टॉपिक जो पढ़े हैं तुरंत, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट डेंसिटी, उसमें करेंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच भी एक रिलेशन आया है, उसी रिलेशन का यूज करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करेंट इज, क्या रिलेशन है, बिल्कुल याद नहीं है हमको। तो याद है कि I इक्वल्स होता है एन ई ए बी डी। अब बी डी का वैल्यू तो यहां पुट कर सकते हैं, एन ई ए, और यह जो वी डी है इसका वैल्यू ई वी टॉ अपॉन एम एल। ठीक, तो यह किसका वैल्यू हो गया, वी डी का, या जो वी डी है इसका वैल्यू पुट कर दिया इतना। तो अब आगे बढ़ जाते हैं इसे नोट करने के बाद। बहुत आसान टॉपिक है, इतना आसान है कि सोच भी नहीं सकते हैं हम लोग। वैसे फिजिक्स में सब आसान ही है, बशर्ते ठीक से समझना और प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है साइंस में, और समझना तो पड़ता ही है। तो I इक्वल्स हो गया एन ई स्क्वायर ए, एन ई स्क्वायर ए भी टॉ अपॉन एम एल, यही ना होगा, बिल्कुल, एन ई स्क्वायर ए भी टॉ अपॉन एम एल। बढ़िया बात है। भी को इधर ले आते हैं, एन ई स्क्वायर ए टॉ अपॉन एम एल। तो भी अपॉन आई इक्वल्स हो गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉ। अब एम क्या है, मास, किसका मास, इलेक्ट्रॉन का, कांस्टेंट। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कांस्टेंट। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कांस्टेंट। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कांस्टेंट। और टॉ है रिलैक्सेशन टाइम। इसमें एक ही यही ठो क्वांटिटी है जो वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। और यह वैरी किसके साथ करता है, टाइम के साथ। कौन, टॉ। यह जो टॉ है ना, रिलैक्सेशन टाइम,
यह ओनली वैरी करता है विथ टाइम, विथ टेम्परेचर, सॉरी विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, टाइम नहीं, गलती से बोला गया। तो यह जो रिलैक्सेशन टाइम है टॉ, यह ओनली चेंज होता है टेम्परेचर के साथ, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दे, किसे कांस्टेंट रख दे, टेम्परेचर को ही कांस्टेंट रख दे, तो यह टॉ भी कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में यह टोटल का टोटल क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। समझे बात को, ए मास कांस्टेंट, ए लेंथ कांस्टेंट, एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट। तो रिलैक्सेशन टाइम है, यही तो एक वेरिएबल क्वांटिटी है और यह वेरी करता है विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दें तो इसे भी तो कांस्टेंट होना ही पड़ेगा ना। तो लिखेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर ml अपॉन Ne स्क्वायर ए टॉ, टोटल का टोटल कांस्टेंट, यह कांस्टेंट हो जाएगा। सब कुछ तो कांस्टेंट है, टॉ वेरी करता है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिए तो टॉ भी कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब है टोटल कांस्टेंट। और टोटल कांस्टेंट, देयरफॉर V अपॉन I इक्वल्स हो गया कांस्टेंट, तो V इक्वल्स हो गया कांस्टेंट टाइम्स I, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ है कि नहीं है, बिल्कुल है, ओम्स लॉ, यह हो गया प्रूव्ड। तो ओम्स लॉ आसानी से फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ओम्स लॉ को प्रूव्ड करने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रेसिस्टर। तो अब जानते हैं कि रेसिस्टर है क्या, इसकी कहां जरूरत पड़ती है, कितने टाइप्स के होते हैं, सिंबल क्या होता है। रेसिस्टर, ठीक है, हमारा घर में कभी कभार क्या होता था, करंट अचानक बढ़ जाता था, जिससे कभी टीवी खराब हो जाता था, कभी फ्रिज खराब हो जाता था, कभी कुछ खराब हो जाता था। तो हम पहुंचे मार्केट और जो दुकानदार था उसके पास एक इलेक्ट्रीशियन बैठा हुआ था। हम पूछे, भाई साहब देखिए क्या होता है कि कभी कभार अचानक करंट बढ़ जाती है, वोल्टेज बढ़ती है, करंट भी बढ़ती है, तो उससे हमें बहुत नुकसान होता है। तो ये जो इलेक्ट्रीशियन भाई साहब थे वे बोले कि ऐसा काम कीजिए ना, एक रेसिस्टर लेते जाइए आप अपना घर में, जहां पर मेन कनेक्शन है आपके घर का, वहां पर लगा दीजिएगा। तो हम पूछे वो क्यों, तो अब बतलाया, देखिए रेसिस्टर क्या करता है, करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अब अगर अचानक वोल्टेज बढ़ती भी है तो अचानक वोल्टेज बढ़ने से जो करंट बढ़ेगी, उस करंट से जो आपके घर में नुकसान होगा, रेसिस्टर उसको कम कर सकता है। ठीक, कंप्लीटली तो वह नहीं रोक सकता है, नुकसान होने से नहीं बचा सकता, लेकिन वह कम जरूर कर सकता है। तो यह जो रेसिस्टर है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट का, इलेक्ट्रिक सर्किट का एक पार्ट होता है, एक कंपोनेंट होता है, और यह क्या करता है, तो करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है।
तो जहां पर हमें कंट्रोल करना होता है करंट के फ्लो को, हम लोग रेसिस्टर का यूज कर लेते हैं। तो रेसिस्टर के यूज से करंट का फ्लो क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। ठीक, तो सबसे पहले इसे लिख लेते हैं, फिर सिंबल भी लिख लेंगे। इट इज पार्ट बोलेंगे, कंपोनेंट बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। इट इज अ पार्ट, कंपोनेंट, एलिमेंट, जो भी बोलना है, ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which offers opposition for the flow of current in that circuit. It is a part or component or element of an electric circuit which offers opposition for the flow of current in that circuit. तो इसका काम होता है करंट के फ्लो के लिए अपोजिशन ऑफर करना, करंट के फ्लो का विरोध करना, अपोज करना। अब इसका यूज कहां होता है? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, या करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर हमें करंट के फ्लो को कंट्रोल करना हो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, रेसिस्टर का यूज करके। अब इसका सिंबल भी देख लेते हैं। सिंबल यह हो गया रेसिस्टर with constant रेसिस्टेंस। तो यह एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है इसका, फिक्स्ड वैल्यू। सेकेंड देख लेते हैं, या तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। यह हो गया रेसिस्टर विथ वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो यह जो रेसिस्टर है यह कांस्टेंट रेसिस्टेंस का होगा, मतलब इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज नहीं होगा। और जब इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, या तो ऐसे या ऐसे, तो यह रिप्रेजेंट करता है रेसिस्टर को ही, लेकिन उसका रेसिस्टेंस वेरी करता है, वेरिएबल होता है। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। टू टाइप्स ऑफ रेसिस्टर। रेसिस्टर टू टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? एक होता है वायर वाउंड रेसिस्टर और दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर। वैसे 2021 का एग्जाम के लिए सीबीएसई बोर्ड ने कार्बन रेसिस्टर को हमारा सिलेबस से इस बार के लिए एलिमिनेट कर दिया है। तो कार्बन रेसिस्टर हमें वैसे पढ़ने के लिए है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि कार्बन रेसिस्टर है क्या। इसका कलर कोड होता है, वह नहीं पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वह हम लोगों के सिलेबस से इस बार के लिए एलिमिनेट कर दिया गया है। तो जो एलिमिनेट हो गया है, डिलीट हो गया, उसके लिए हम लोगों को काहे मरना, से जाने देना है। तो वायर वुंड रेसिस्टर और कार्बन रेसिस्टर देखते हैं ये दोनों कौन कौन है। मीन्स
यह दोनों है क्या? तो रेसिस्टर क्या है? याद आया? बिल्कुल याद आया कि रेसिस्टर इज अ पार्ट और कंपोनेंट और एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट which offers opposition for the flow of current, which offers opposition for the flow of current। तो आगे बढ़ जाना चाहिए हमें। तो देखते हैं फर्स्ट में कौन सा है, वायर वाउंड रेसिस्टर। ठीक, इसे बनाएंगे कैसे? इट इज मेड बाय वाइंडिंग द wires of alloys such as manganese, constantine, नाइक्रोम एटसेट्रा। तो इसे कैसे बनाते हैं? तो एलॉयज, जिसमें मैंगनीन भी ले सकते हैं, कॉन्स्टेंटेन भी ले सकते हैं, नाइक्रोम भी ले सकते हैं। तो ये सब एलॉयज हैं। इन एलॉयज का वायर ले लेते हैं और वायर को मोड़ देते हैं, वाइंड कर देते हैं। तब जो हमें रेसिस्टर प्राप्त होता है वह होता है वायर वाउंड रेसिस्टर। ठीक, इसका सिंबल देख लेते हैं कैसा होता है। आसान है, यह एक वायर वाउंड रेसिस्टर है। अब इसका क्या खासियत है? तो फर्स्ट, मेड इंडक्शन फ्री, यह इंडक्शन फ्री होता है। अब इंडक्शन क्या है तो हम अभी इस पर नहीं जा सकते हैं। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर दो रेसिस्टर आसपास हो, एक में करंट चेंज होता है तो दूसरा में अपने आप करंट फ्लो करने लगता है। तो दो रेसिस्टर आसपास रखे हुए हो और एक में करंट फ्लो कर रहा हो और वह चेंज होता हो, तो सेकेंड जो रेसिस्टर होता है उसमें अपने आप करंट फ्लो करने लगता है, उसे इंडक्शन कहते हैं। ठीक, लेकिन यह जो रेसिस्टर बनाया जाता है इंडक्शन फ्री होता है, इसमें ऐसा सिचुएशन नहीं आता। इसमें अगर दो रेसिस्टर को हम लोग आसपास रख देंगे, एक में करंट चेंज भी होगा तो दूसरा में करंट फ्लो अपने आप नहीं कर सकता है। यह होता है लार्जर इन साइज। कार्बन रेसिस्टर के रिस्पेक्ट में इसका साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो लार्जर इन साइज। अब नेक्स्ट आता है, ठीक है साइज बड़ा है, और क्या खासियत है इसका? वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज मार्क्ड ऑन इट। इसमें वायर वाउंड रेसिस्टर में क्या होता है, तो रेसिस्टेंस का वैल्यू जो होता है ना वह इस पर लिखा हुआ होता है। अगर मार्केट जाएंगे वहां वायर वाउंड रेसिस्टर खरीदेंगे तो 10 ओम का होगा तो उस पर 10 ओम लिखा रहेगा, 500 ओम का होगा तो 500 लिखा वो रहेगा। यूजुअली लो रेंज रेसिस्टर। अब यह जो रेसिस्टर होता है इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू यूजुअली कम होता है, क्योंकि अगर हम ज्यादा इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू रखने का प्रयास करेंगे तो यह ज्यादा टेम्परेचर को टोलरेट नहीं कर पाता है।
तो इसीलिए इसका जो रेसिस्टेंस होता है वह कम ही रखा जाता है, रेसिस्टेंस कम रखा जाता है। तो वायर बॉन्ड रेसिस्टर कैसे बनाएंगे? तो एलॉय का वायर्स को वाइंड करके, यह सिंबल हो गया। इंडक्शन फ्री होता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाँ इसका एक जो निगेटिव पॉइंट है ना कि साइज बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग छोटे छोटे डिवाइस में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों के घर में जो मोबाइल होता है या छोटा छोटा, बहुत छोटा जो डिवाइस, सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, उस सब में यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वायर बॉन्ड रेसिस्टर का। इसका जो वैल्यू, हाँ सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है ना इसका यही है कि इसका रेसिस्टेंस का वैल्यू इस पर लिखा होता है। मतलब कोई भी थोड़ा सा भी पढ़ना लिखना जानता होगा तो देख के बोल देगा कि अब 5000 या 500 या 6000 या 600 ओम का रेसिस्टर है। लेकिन इसका जो रेंज होता है ना यूजुअली कम होता है। अगर बहुत ज्यादा रेसिस्टेंस का वैल्यू हो तब हम लोग इसका यूज नहीं कर पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है कार्बन रेसिस्टर। कार्बन रेसिस्टर का बहुत पॉजिटिव है और एक बहुत बड़ा निगेटिव भी है। पॉजिटिव, बनाना सस्ता है क्योंकि आसानी से बन जाता है। हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर भी यह वर्क करता है, इसे कोई नुकसान नहीं होता है। बनाना आसान है, साइज बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, सस्ता पड़ता है, बहुत चीप पड़ जाता है, साथ साथ यह हाई टेम्परेचर पर भी डैमेज नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो निगेटिव पॉइंट है वह यह है कि इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू इसके ऊपर लिखा हुआ नहीं रहता है। तो रेसिस्टेंस का वैल्यू नहीं लिखा होने के कारण आसानी से कोई भी कार्बन रेसिस्टर का जो रेसिस्टेंस है उसे मालूम नहीं कर पाएगा। अगर कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति, कम पढ़ा लिखा आदमी मार्केट चला जाए और कहे कि हमको 50,000 ओम का कार्बन रेसिस्टर चाहिए, तो 50,000 ओम का जो कार्बन रेसिस्टर होगा उसे अगर दुकानदार पढ़ा लिखा है तभी वह दे पाएगा, वह खुद नहीं मालूम कर पाएगा और नहीं पहचान पाएगा कि कौन सा इसमें 50,000 ओम का रेसिस्टर है। ठीक, यह दिक्कत है। रेसिस्टर का, रेसिस्टेंस का वैल्यू लिखा हुआ नहीं रहता है कार्बन रेसिस्टर पर। यह कलर कोड के थ्रू इसका रेसिस्टेंस मालूम किया जाता है और कलर कोड ही इस बार सिलेबस से गायब कर दिया है। अब गायब कर दिया तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? तो देखते हैं पहले कार्बन रेसिस्टर है क्या। सबसे पहले हाई रेंज रेसिस्टर्स आर यूजुअली कार्बन रेसिस्टर्स। तो हाई रेंज का जो रेसिस्टर्स होता है वह यूजुअली कार्बन रेसिस्टर्स ही होता है, क्योंकि यह जो वायर बॉन्ड रेसिस्टर है यह लो रेंज का रेसिस्टर होता है। नेक्स्ट आता है बनाएंगे कैसे? मेड बाय फिलिंग द कार्बन पाउडर in small plastic or ceramic jacket which has metallic क्या कह सकते हैं, मेटलिक
contacts at both the ends। तो यह कैसे बनाएंगे? तो प्लास्टिक या सिरेमिक का स्मॉल जैकेट ले लेंगे। ऐसा स्मॉल जैकेट लेंगे जिसके दोनों एंड्स पर मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स हो। क्या हो? मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स। जैसे यहां पर यह एक प्लास्टिक या सिरेमिक का जैकेट है। प्लास्टिक और सिरेमिक जैकेट बहुत छोटा होता है। अब इसके दोनों एंड पर मेटल का कांटेक्ट लगाना होगा। इधर भी मेटल, इधर भी मेटल। मेटल इसलिए लगाना पड़ता है, ऐसे किसी डिवाइस से कनेक्ट करना हो तो कंडक्टर तो दोनों एंड में हमें कनेक्ट करना ही होगा। अब इसमें क्या भर दिया जाता है? कार्बन पाउडर। यह है कार्बन पाउडर और बन गया हमारा कार्बन रेसिस्टर। तो कार्बन रेसिस्टर आसान है बनाना। मेड बाय फिलिंग द कार्बन पाउडर इन स्मॉल प्लास्टिक और सिरेमिक जैकेट व्हिच हैज मेटेलिक कॉन्टेक्ट्स एट बोथ द एंड्स। दोनों तरफ मेटेलिक कॉन्टेक्ट दे देते हैं। यह प्लास्टिक का सिरेमिक का छोटा जैकेट है, इसमें कार्बन पाउडर भर देंगे, यह बन जाता है कार्बन रेसिस्टर। अब इसका क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है यह भी नोट कर लेते हैं। इसका साइज छोटा होता है। तो फर्स्ट, स्मॉलर इन साइज, हाई टेम्परेचर बियरेबल, या हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। हाई टेम्परेचर को, हाई टेम्परेचर पर भी यह डैमेज नहीं होता है। और इसका सबसे निगेटिव पॉइंट क्या है? वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इज नॉट मार्क्ड ऑन इट। रेसिस्टेंस का वैल्यू इस पर लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक, सस्ता होता है, छोटा होता है, यूज करना आसान होता है, छोटे छोटे डिवाइस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि रेसिस्टेंस का वैल्यू इस पर लिखा हुआ नहीं होता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।